हम आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं जिनसे मैं ये पूछ सकता हूँ एक बिगिनर के लिए, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। बहुत सारे रिसोर्स अलग अलग से आपने इकट्ठा किया होगा, क्योंकि जब आप कोचिंग नहीं ले रही हैं, फाउंडेशन नहीं ले रही हैं, यानी आपने बहुत सोर्स इकट्ठा किया होगा, जहाँ से मिला होगा, जो मिला होगा आप नोट डाउन किए होंगे। अपनी सिलेबस, सबसे बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का, तो सिलेबस को अपनी पीवाईक्यू के जो कीवर्ड होते हैं उनके साथ मैच करके लोग डिकोड करते हैं और अपनी तैयारी को आगे लेके चलते हैं। प्रोसेस एक बार बता दी। तो कॉलेज के टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी यूपीएससी के लिए, बट एक क्लैरिटी थी मेरे माइंड के अंदर कि मुझे यही करना है। तो कॉलेज के वो 3 साल मैंने पूरी तरह से रिसर्च कर लिया था कि ये चीज ऐसे करनी है, ये ऐसे करना है, इस सब्जेक्ट को इस तरह से अप्रोच करना है, तो पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज मेरे साथ टॉपर हैं प्रीति मैम, जिनकी 140 रैंक है इस बार। मैम से डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी है, ताकि इनकी जर्नी से आप क्या वैल्यू ले सकते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू सो मच। क्या फीलिंग है मैडम? फीलिंग तो बहुत ही अच्छी है। व्हेन यू गेट सेलेक्टेड, मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आपको कैसा फील होता है, क्योंकि वो सारे दिन जब आपने मेहनत की है, वो सारे घंटे जो आपने किताबों के साथ बिताए हैं, वो कहीं ना कहीं वर्थ इट फील होने लगता है। तो आपके पास शब्द ही नहीं बचते उन जज्बातों को बताने के लिए। अपने बारे में एक बार बताएं मैम कि आप कहाँ से आती हैं, मीडियम क्या था, क्या था, ऑप्शनल क्या था, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? जी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में गार्गी कॉलेज से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2023 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद 1 साल तैयारी करके मैंने ये अटेम्प्ट दिया था। एंड मैं कॉन्कर मीन्स का पार्ट थी अंडरस्टैंड यूपीएससी का, वहीं से मैंने गाइडेंस ली थी। एंड मीन्स में मैंने उनसे गाइडेंस ली थी। बाकी प्रीलिम्स आई क्लियर बाय माई सेल्फ। दो मुझे लगता था कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन वही चीज थी कि अक्सर जीत उनकी हो जाया करती है जो हार को टालते जाते हैं। बस यही चीज मेरे लिए काम करती गई और हर दिन हार को टाल रही थी मैं। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपने? पहला अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने फाउंडेशन किया था कहीं से? नहीं, मैंने कहीं से फाउंडेशन कोर्स नहीं किया। ठीक है, ओनली आप मेंटरशिप के अंडर में। ठीक है मैम, ये कितना पॉसिबल है और कब आपको सोचना पड़ेगा तब आपके जैसा वो क्रैक कर सकता है? क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अगर सोचते हैं, आपको 18 महीने तो सिलेबस को कवर करने में लगेगा, तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है बिना कोचिंग के, तो आपको कब से ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा? अगर मैं अपना केस बताऊं तो मेरे साथ ये था कि मुझे क्लास 12 से पता था कि मुझे सर्विसेज के लिए ही जाना है। तो कॉलेज के टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी यूपीएससी के लिए, बट एक क्लैरिटी थी मेरे माइंड के अंदर कि मुझे यही करना है। तो कॉलेज के वो 3 साल मैंने पूरी तरह से रिसर्च कर लिया था कि ये चीज ऐसे करनी है, ये ऐसे करना है, इस सब्जेक्ट को इस तरह से अप्रोच करना है, तो पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए, ताकि जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हो आप इमीडिएटली अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 1 साल की तैयारी के साथ भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर वो तैयारी आपकी सही डायरेक्शन में है। तो अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है मैडम, अपनी सिलेबस, सबसे बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का, तो सिलेबस को अपनी पीवाईक्यू के जो कीवर्ड होते हैं उनके साथ मैच करके लोग डिकोड करते हैं और अपनी तैयारी को आगे लेके चलते हैं। प्रोसेस एक बार बता दीजिए। देखिए, यूपीएससी सिर्फ आपको 2 चीजें देता है, एक सिलेबस और एक पीवाईक्यू। इसके अलावा कुछ नहीं होता आपके पास में। तो यही दोनों आपके लिए गाइडिंग लाइट होते हैं। आप सिलेबस के हिसाब से चलते हो कि इस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन कितना, किस डेप्थ तक पढ़ना है, ये आपको पीवाईक्यू बताता है। पीवाईक्यू जो कीवर्ड्स होते हैं वो जिस पैटर्न पे होते हैं उनसे आपको समझ में आता है कि इस डेप्थ तक हमें इस चीज को पढ़ना है, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिलती है। ठीक है मैम, पीवाईक्यू को एनालिसिस करने का क्या आपका कोई एक स्पेशल अप्रोच होती है क्या? क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि पीवाईक्यू देखा, एक क्वेश्चन जो सही है उसको टिक किया, आगे बढ़ गए। क्या 360 को कैसे कवर किया जाता है? देखिए, ये सारी बात घूम फिर के नोट मेकिंग की आती है एक्चुअल में। तो अगर कोई एक टॉपिक है तो उसके लिए आपको 10 पेजेस के नोट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप अगर 10 मार्कर में लिख पाए या 15 मार्कर में लिख पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहां पे केवल उसी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप पढ़ते ही जाएंगे तो ज्ञान का तो कोई अंत है नहीं। तो इसीलिए इस हिसाब से पढ़ने कि मुझे ये 2 या 3 पेजेस के अंदर लिखना है, और वो होलिस्टिक होना चाहिए। उसके अंदर हर एक चीज होनी चाहिए कि किसी भी एंगल से पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दे पाए। हम आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं जिनसे मैं ये पूछ सकता हूँ एक बिगिनर के लिए, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। बहुत सारे रिसोर्स अलग अलग से आपने इकट्ठा किया होगा, क्योंकि जब आप कोचिंग नहीं ले रही हैं, फाउंडेशन नहीं ले रही हैं, यानी आपने बहुत सोर्स इकट्ठा किया होगा, जहाँ से मिला होगा, जो मिला होगा आप नोट डाउन किए होंगे। सोर्स आप एक बार आप बता सकती तो बता दें जी। सब्जेक्ट वाइज पूरा। मेरे सोर्सेस चुनने का तरीका ये था कि जिस समय मैं कॉलेज में थी मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी थी और उनके जो लेक्चर्स थे उनके नोट्स बनाए थे, फिर वहां से एनालिसिस किया था कि कौन से सोर्सेज लेने चाहिए। तो मेरे स्टैंडर्ड सोर्स ही थे, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है वो पढ़ते हैं, और बाकी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज है। मैं कहूँगी सोर्सेज बिल्कुल वही है, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। ठीक है,
ये जो आपका इंडियन सोसाइटी आता है और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको मैं कैसे किया करंट से हाँ, इन जो सबको करंट मैंने मुद्दे रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही कवर किया था, क्योंकि इनका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आपको इनमें जो एफर्ट डालने होते हैं वो भी उसी हिसाब से डालने होते हैं। तो मैंने उनको करंट से लिंक करके ही जो मेन मुझे लगता था कि ये प्रोबेबल है, ये पूछा जा सकता है, उसी हिसाब से पढ़ा था बस। आपका डेली रूटीन क्या रहा है? डे को आप कैसे ऑप्टिमाइज करती थी अपने सब्जेक्ट वाइज? जी मैं सिर्फ तैयारी करने के साथ में ट्यूशंस पढ़ाती थी सब बच्चों अच्छा। को, तो 1 घंटे का टाइम वो इतना था। टैलेंट कहाँ से? फर्स्ट अटेम्प्ट ट्यूशन पढ़ाना। सर जिंदगी सब करवा देती है। ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम बस वो होता था, बाकी मेरा पूरा टाइम पढ़ाई को डेडिकेटेड था। तो ऐसा था कि मेरा दिन 2 हिस्सों में बटा होता था। सुबह 8 बजे से मैं पढ़ना शुरू करती थी, तो 3-4 बजे तक मेरा ऑप्शनल चलता था, क्योंकि ऑप्शनल के 500 नंबर होते क्या हैं। था तो आपका? सोशियोलॉजी था, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। नोडल। तो उसके बाद में थोड़ा बहुत ब्रेक लेके फिर मेरा 4 से लेकर 11-12 जब तक मैं पढ़ रही हूँ, तब तक मेरा फिर जीएस चलता था। तो इस तरीके से दोनों को मैं साथ में साइमल्टेनियसली लेके चल रही थी। अच्छा, टारगेट क्या होता था? सब्जेक्ट खत्म करना या वो पर्टिकुलर उस दिन का टॉपिक, या पीवाईक्यू के साथ में आंसर राइटिंग? टारगेट क्या लेती थी? टारगेट मेरे टॉपिक्स होते थे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे आज खत्म करना है। मैं घंटों के हिसाब से नहीं चलती थी कि इतने घंटे पढ़ना है ये वो। मैं सिर्फ टॉपिक्स देती थी कि इतना टॉपिक मेरा आज हो जाना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। ठीक है मैम। आज इस सेमिनार में मैंने एक वर्ड सुना कि किसी भी एक टॉपिक को आप कैसे इंटरलिंक करते हैं कई तरह। जी जी जी। ये भी अप्रोच आपने फॉलो किया था? हाँ जी, क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी है याद करने की वो लिमिटेड होती है। आप बहुत कुछ नहीं याद कर सकते हो, कर लोगे तो एग्जाम में याद नहीं आएगा। तो बेटर तरीका ये होता है कि आप एक चीज पढ़ो, उसको सारे पेपर्स में यूज करना सीख जाओ। तो कंटेंट को घुमाना सीखना होता है एक्चुअल में, यूज करना आना चाहिए कंटेंट को, एक चीज को। एज ए टॉपर जी। आप उन एस्पिरेंट को क्या कहना चाहेंगे जो बिगिनर हैं और इनिशियल स्टेप में कुछ गलतियां करते हैं? जी। आपने बहुत से दोस्त आपके होंगे जो इस बार दिए होंगे, सफलता नहीं हासिल होगी बहुत मेहनत के बाद भी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इनिशियल स्टेप ही गलत लेने लगते हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स आप बताएंगे जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं, उनसे वो अवॉइड करें, दूर रहें। जी, सबसे बड़ी गलती जो मैंने सुना बच्चे करते हैं वो ये कि 10 तरह के सोर्सेज को एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ना। सोर्स ये बहुत गलत है। ये फोमो में मतलब ये कि ये सोर्स बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। सिर्फ किसी में 2 लाइन ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, इतना ही फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। जो मैटर करता है वो आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आप कितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो उसको, ये मैटर करता है एक्चुअली में। अच्छा, इस जर्नी में मेंटर का होना कितना मैंडेटरी है? से मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्शन आपको किसी एक इंसान से मिल जाए ना, जो आपको बता दे कि ये करना है ये नहीं करना, बस एक ब्रॉड गाइड आपको मिल जाए, वो काफी है। कोचिंग की ऐसे कोई नीड नहीं होती है। ठीक मैम। ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे कैसे कवर किया आपने? अप्रोच क्या था? क्योंकि ये मेजर आपके हाँ रैंक जी हाँ डिसाइड जी, करते हैं तीनों। बिल्कुल। और मैंने ऑप्शनल मैंने सेल्फ ही पढ़ा था। मैंने खुद ही तैयारी की थी, सारे सोर्सेज को यूट्यूब पे सर्च किया था। अच्छा। उसके बाद जहाँ से जो चीजें लगी कि ये सही मैडम है, काफी मेधावी है। लिख लो। फिर उनको वहीं से कवर कर लिया था। बाकी एथिक्स और एसए के लिए मैंने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया ही था, तो वो चीजें वहां से हो गई थी, तो ऐसे ही था बस। ठीक है। और जब आप पहली बार आंसर राइटिंग करने बैठी थी, आपके अंदर कंटेंट गैप था या पहले कंटेंट आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया, या पीवाईक्यू को देकर पहले स्टार्ट किया दिया कुछ पढ़ के? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं कि हम पहले पढ़ लें, हम पहले रिवाइज कर लें, फिर तब लिखेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता। तो मैं कहूंगी कि आज ही लिख दीजिए। अगर आपने तैयारी शुरू की है तो लिख के तो देखिए। अब जब तक वो पहला आंसर नहीं लिखेंगे तब तक पता कैसे चलेगा? एक लाइन हम लोग कहते हैं हमेशा कि एवरी AIR 1 was once an answer 1। वो पहले आंसर से शुरुआत हुई होती है हमेशा। अगर वो पहला आंसर नहीं लिखा होता तो शायद आज का टाइम नहीं होता। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा मैम? कैसे सपोर्ट किया, या आपके आसपास कोई सिविल सर्वेंट है? नहीं सर, मेरी क्या रहा कांटेक्ट में कोई सिविल सर्वेंट्स नहीं था। अंटिल मैं कनेक्ट हुई कॉन्कर मेंस में, लोगों से मिली, कोई नहीं था दूर दूर तक, ना फैमिली ना आसपास, कोई नहीं। कोचिंग पढ़ाने की वजह? आप पढ़ा आर्थिक रही स्थिति थी थोड़ी सी ऐसी। ठीक है। मैं मैडम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट ये होता है ना कि एलियट क्लास के लोग ही इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, वो बहुत बिल्कुल पैसे ऐसा वाले नहीं होंगे तभी करेंगे, नहीं। हम बहुत गरीब हैं हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैडम ये क्वेश्चन मैंने किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। और मैं तो कहूंगी अगर आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपके अंदर वो भूख होती है भूख सक्सेस होगी, की। बिल्कुल। ठीक है मैम, लास्ट बात, जो आपको देख रहा हूँ उनके लिए क्या मैसेज है जो आने वाले एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, मैं जो बस ये आपको इस कहूंगी, जर्नी ने सिखाया हो? हाँ जी, खुद पर विश्वास रखिएगा। ये जर्नी ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अप्स एंड अप्स ही मिलेंगे। लोग कहते हैं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मैं कहूंगी जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते सिर्फ डाउन्स होते हैं यहाँ पे। डाउन से है आपको रोज उठना होता है, सेम किताबों को पढ़ना होता है, पर बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है ना कि आप कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। थैंक यू सो मच। थैंक हो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताना। डाउट कुछ होगा कमेंट कर देना, या कोई क्वेश्चन छूट गया होगा कमेंट कर देना। मैं अगले टॉपर से
आपका क्वेश्चन पूछ लूंगा, मैम को भी शेयर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।